अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। चूंकि क्वेश्चंस जो है वो कंसेप्चुअल है तो दैट्स वाई मैं आपको इनको स्लाइड्स के अंदर इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये देखें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई देयर इज नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। अगर तो इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस एज इट इज ब्रांचेस दी हो, छोटी छोटी केमिस्ट्री डेफिनेशंस दी हो, तो हम उसे कहते हैं कि चले हम बुक से निशान लगा लेते हैं। लेकिन सम टाइम केमिस्ट्री में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो कंसेप्चुअल होते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट बुक के अंदर उनकी वर्डिंग नहीं मिलती। मतलब हमें डेफिनेशन तो मिल जाती है, हमें सम टाइम ऐसा बताया होता है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसके बारे में बताया हुआ है कि जी लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी होती। सम टाइम ऐसा हो जाता है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि वो कंसेप्चुअल होते हैं, तो हम उसको एग्जैक्ट वर्डिंग बुक के अंदर से टेक्स्ट में से नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी वर्डिंग को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर की हुई है, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो याद करने हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट था हमारे पास एमसीक्यूज, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देने हमने, यानी कि शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो इसको हम दो लाइन्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वाई देयर इज नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को डिवाइड करने की जरूरत की हुई इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। यानी कि हमें कोई ऐसी 3 वजूहात दे जिसकी बेस पे हम केमिस्ट्री को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी है हमने, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो उसने वजह पूछी है वाई, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, जो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री हमारे पास एक कौन सा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि पेचीदा। कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को। तो एक पेचीदा सब्जेक्ट है, इसको स्टडी करने के लिए टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स कहते हैं पहलुओं को, कि इसके कौन कौन से किस किस जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि खास। तो टू अंडरस्टैंड वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है फोकस करना, तवज्जो देना। ठीक है, इसका मतलब है फोकस करना। ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट ब्रांचेस। यानी कि केमिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचों के अंदर तकसीम, मुख्तलिफ उसकी जो शाखाएं हैं उसके अंदर उसको तकसीम किया गया है। द पर्पस ऑफ दिस डिवीजन इज, इसका पर्पस, यानी कि पर्पस कहते हैं मकसद को। इसका मकसद क्या है डिवाइड करने का। ठीक है, इसका मकसद, उन्होंने मकसद ही पूछा हुआ है, व्हाई देयर इज नीड, किसकी जरूरत क्यों होती है डिवाइड करने की केमिस्ट्री को। तो अब इसका बताएंगे हम कि क्यों होता है जरूरी। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग, ये हमें मदद देता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझने में, किसको समझने में, फंडामेंटल। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, बुनियादी प्रिंसिपल्स कौन से, असूल। बुनियादी असूलों को समझने में मदद देता है, किसके असूल, केमिकल रिएक्शंस के, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके असूलों को समझने में मदद देता है। एंड बॉन्डिंग, और केमिकल्स होते हैं वो किस तरह से आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इट अलोज, ये इजाजत है साइंटिस्ट यानी कि साइंसदानों को टू डिवेलप न्यू मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, के वो क्या कर सके, डिवेलप कर सके नए मटेरियल्स को और नई नई टेक्नोलॉजीज को दरियाफ्त कर सके। फिर क्या कर सके, इंप्रूविंग एवरेजिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बना सके, उन्हें इंप्रूव कर सके। यानी कि देखिए अगर हम कहें कि ऑर्गेनिक के अंदर तो हम और चीज़ पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल, अब मैं कहूँ कि एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होती है और हमारे पास जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है हम उसे एक ब्रांच में ले आए तो नहीं हो सकता ना। एनालिसिस के अंदर तो हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करता है, कितने टेम्परेचर के ऊपर, कितने प्रेशर के ऊपर, कौन कौन से उसके जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारा हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं ना। तो हमारे पास अगर मैं कहूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इन्वायरमेंटल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इस जो केमिकल है उसका हमारे माहौल के ऊपर क्या असर होगा और हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है, डिस्टिंक्शन आ जाती है इन दोनों के दरमियान में। फर्दर ऑन हमारे पास, अगर मैं इसकी एक आपको थर्ड एग्जांपल दूं तो हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस लाइफ, तो यानी कि अगर हम लाइफ की स्टडी करें तो उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर तो नहीं लेके आ सकते ना, कि हमारे पास अगर इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम स्टडी करें कि किस तरह से पॉलीथीन बैग अगर उनको हम जलाएंगे, कूड़ा करकट उसको जलाएंगे तो वो कैसे इफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, तो उसको हम बायो से रिलेट नहीं कर सकते। फर्दर ऑन तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये मदद देते हैं किसके लिए, बुनियादी असूलों को समझने के लिए, केमिकल रिएक्शंस के और उनकी बॉन्डिंग को, और ये साइंसदानों को मदद देता है नई नई चीजें दरियाफ्त करने में, नई टेक्नोलॉजीज को बेहतर बनाने में, और क्या करने में, इंप्रूविंग एवरीथिंग प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी इनको ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज, यानी कि इनकी जो एरियाज हैं, इनके जो आगे एस्पेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, डिस्टिंक्ट एरियाज है स्टडी के। यानी कि हम हर ब्रांच के अंदर डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हैं फॉर द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए भी आसानी है। और अगर हम फर्दर कोई अपना वो चूज करते हैं, अपनी गोल्स हम सेलेक्ट करते हैं, या मैं अगर कहूँ कि हम चूज करते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, जब हम इसकी अपनी मेजर फील्ड्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। टू फोकस टू अचीव द ब्रेक थ्रोस एंड एडवांसमेंट्स, यही बात हमने की कि अचीव करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में, कि हमने कौन सा जो है आगे फर्दर सब्जेक्ट चूज करना है, या अगर मैं कहूँ कि हमने कौन से आगे फील्ड में जाना है, किस स्पेसिफिकेशन में जाना है, तो उसके अंदर ये मदद देता है। और एडवांसमेंट यानी कि जो आगे नई नई इजादात आ रही हैं, जो नई नई चीजें नौयत की आती हैं, उन पर स्टडी करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स।
हम वो कह रहा है कि रिएक्शन होता है वो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हो प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। जैसे कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है ना, तो इसके इर्द गिर्द ये शेल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये शेल्स बनाऊं आपको थोड़े से, जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं ये, ठीक है। तो इन शेल्स के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो कहते हैं रिएक्शंस में टेक प्लेस, के रिएक्शंस हो सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे में टेक प्लेस इनसाइड विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वो कहता है इनको हम, या अगर हम उनको इनसाइड भी ले जाएं, यानी कि अंदर भी ले जाएं, आउटसाइड भी और बाहर भी, यानी कि कौन सी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो इस चीज को डिस्कस करती है कि रिएक्शंस जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे या बाहर। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास है कि रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन द फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं। इसका अगर ऑथेंटिक क्वेश्चन का आंसर दूं ना मैं एक वर्ड में, तो फिजिकल केमिस्ट्री है, लेकिन चूंकि आप हाई लेवल पे जा चुके हैं, हम साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 या 2 लाइंस तो लिखना मस्ट होती है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है स्टडी से हम फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे, और जो रिएक्शन दैट में प्लेस इनसाइड, और जो अंदर की तरफ होता है, जो रिएक्शन अंदर होते हैं, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हम दोनों क्वेश्चंस को रिलेट करें तो फर्क पता चल गया ना आपको कि क्यों केमिस्ट्री की ब्रांचेस बनाई गई हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ आउटसाइड स्टडी कर रहे हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और इनसाइड हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम कहूँ कि मैं आउटसाइड और इनसाइड दोनों को इकट्ठा रख लूँ तो वो तो ही ना हम कर सकते। न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो बाहर होता है वो हम आउटसाइड यानी कि फिजिकल। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करने को तो स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगी उनके दरमियान में, तो इसलिए भी डिवाइड करना जो है केमिस्ट्री को उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर ये जरूरी होता है। तो ये हमारे अगर रिलेट करें तो आपको इस क्वेश्चन की भी फर्स्ट वाले की समझ आ जाएगी, क्या सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो फर्दर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आउटसाइड में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री और इनसाइड में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आपने क्या करना है, रिएक्शंस में टेक्स प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस आर इन फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे लिख दो इन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर दूसरी लाइन भी यहीं से उठा लो, एंड द रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी कि सेम डेफिनेशन अगर आप यहां से लेके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर होता है, यहां तक कर दे। जब आप आउटसाइड लगाएंगे तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री लिखते हैं आगे न्यूक्लियस के बाद, और जब आप इनसाइड लगाएंगे तो आप न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिख दे, तो आपका आंसर बन जाएगा। उधर ही आपको याद करने की भी जरूरत है, सिर्फ आपको ये पता ना चाहिए कि आउटसाइड में क्या पढ़ते हैं और इनसाइड में हम किस केमिस्ट्री के अंदर जो है उसको स्टडी करते हैं। फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, किस किस्म के जो मसले होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज को जानना कि वो है क्या, कंपोजिशन क्या, वो किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, एंड क्वांटिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब सब्सटेंसेस आर सॉल्व्ड, यानी कि जिन सब्सटेंसेस को हम स्टडी कर रहे हैं उनकी कितनी क्वांटिटी है, उनकी मिकदार, उनकी कंपोजिशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन, इन 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स, ये इसकी डेफिनेशन भी साथ ही आ गई है, ये डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, एनालिसिस मतलब कि जायजा लेना किसका, डिफरेंट सब्सटेंसेस का, बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि आलात को यूज करते हुए, टू एनालाइज द मैटर, कि वो मैटर किस किस्म का है और कैसे वो पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रिफीन, ग्रेफीन जो है हमारे पास हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इनके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सा मतलब कि 6 लेयर्ड। अगर मैं कहूं कि इस तरह से 6 कोने हो गए ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 कॉर्नर्स हो गए। तो बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। तो जो ग्रेफाइट होता है, सबसे पहले अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट जो होता है इट इज 3 डायमेंशनल लेयर, यानी कि 3 डायमेंशंस होती हैं इसकी। अगर हम उसकी एंगल की बात करें तो 3 डायमेंशनल होता है हमारे पास लेयर। स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की रिंग्स बनी होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, लेकिन कौन सी होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं। नंबर 2 पे जैसे हम इस एग्जांपल ले लें, अच्छा आप इसमें ये भी कर सकते हो कि ग्रेफाइट की डेफिनेशन लिखो, उसका स्ट्रक्चर लिखो, साथ ही एग्जांपल मेंशन कर दो। द पेंसिल इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले, यानी कि जो हमारे पास पेंसिल होती है जो हम यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की और क्ले की, यानी कि मिट्टी की, ठीक है। अगर ग्रेफीन की बात करें तो ग्रेफीन क्या है, इट इज 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर। ये कितना होता है हमारे पास, 3 डायमेंशनल लेयर, यानी कि मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, और इसके अंदर 2 डायमेंशनल होता है। एक तो होता है 2 डायमेंशनल है, दूसरा सिंगल लेयर होता है। कार्बन की एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, जो हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज हुए होते हैं, ठीक है।
ये अरेंज होते हैं सिंगल लेयर, और इसके अंदर क्या होता है, रिंग्स बनी होते हैं कार्बन की, जो किस तरह से अरेंज हुई होती है, 3 डायमेंशनल लेयर्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, ठीक है, रिंग्स बनी होती हैं। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है कि ये होता है 2 डायमेंशनल और ये होता है 3 डायमेंशनल। ग्रेफीन जो है हमारे पास वो 2 डायमेंशनल पाया जाता है और ग्रेफाइट जो है वो 3 डायमेंशनल पाया जाता है। अगर हम ग्रेफीन की एग्जांपल देखें तो इट इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कहते हैं लचकदार, लाइट वेट टच स्क्रीन, जो हमारे पास हल्की सी लाइट वेट टच स्क्रीन होते हैं ना, उनके अंदर यूज किया जाता है। हमारे पास एलसीडीज हो गई, ये हमारे पास लैपटॉप्स मोबाइल की जो स्क्रीन वगैरह होती हैं, इनके अंदर ग्रेफीन को यूज किया जाता है। तो इसका डिफरेंस अगर आप देखें तो ग्रेफाइट जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, ग्रेफीन जो है वो 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट इसका यूज बता दें कि जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, ग्रेफाइट और क्ले की बनी होती है वो, और जो हमारे पास स्क्रीन होती है लाइट वेट टच स्क्रीन या फ्लेक्सिबल स्क्रीन जो होती हैं वो किस उनके अंदर जो है वो ग्रेफीन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, उनकी जरूरत क्यों होती है, वो उनकी अहमियत क्या होती है, ठीक है, वो क्यों जरूरी होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट, ये अहम होते हैं बिकॉज दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये मेन चीज है कि क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, निकालते हैं प्रॉपर्टीज, इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं किन की, बोथ, दोनों की, लिक्विड्स की भी और गैसेस की भी, दोनों की प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। व्हेन दे आर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, कब, जब उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाए और प्रेशर दिया जाए, यानी कि मखसूस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों शो करते हैं, लिक्विड्स वाली भी और गैसेस वाली भी। These fluids are used in various purposes या processes such as extraction, chromatography and chemical reactions due to the unique properties like diffusion। अच्छा, अब ये different techniques हैं। एक्सट्रैक्शन जो है ये मतलब कि किसी केमिकल के अंदर से किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड में से किसी चीज को निकालना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम एलिमेंट्स को, जो कंपाउंड होता है उसके अंदर से सेपरेट करते हैं, ये भी एक टेक्निक है, ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टीज, लाइक हमारे पास डिफ्यूजन के अंदर वो कैसे अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं या उनके अंदर शो करते हैं अपने प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन, तो उनकी विस्कोसिटी होती है वो लो जाती है, और हाई सॉल्वेटिंग पावर, इनके सॉल्व करने की उनकी जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। सॉल्व मतलब किसी चीज को अपने अंदर हल करने की जो सलाहियत होती है। या सॉल्वेंट भी हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर सॉल्वेंटी, यानी कि अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट सॉल्वेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। मेन चीज हमारे पास ये है, ठीक है, ये कि दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस व्हेन दे आर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है स्पेसिफिक दिया जाए तो वो अपनी एक अलग पहचान देते हैं, लिक्विड्स वाली भी और गैसेस वाले भी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी टेक्निक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों यूज, इनका यूज क्या है, इस्तेमाल कहाँ पे किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के अंदर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनकी डिस्कस करने के लिए, डिफ्यूजन के अंदर उनकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, उनकी हाई सॉल्वेटिंग पावर को डिस्कस करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सन जो होता है उसके अंदर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर पाई जाती है। तो इसका आंसर है हमारे पास इन द सन, सूरज, सन कहते हैं सूरज को। मैटर प्राइमरीली एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। हमें पता है कि हमारी नेचर जो है वो किस स्टेट की बनी हुई है, प्लाज्मा की। हमारी अर्थ, हमारा मून, हमारा सन जो है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन, हमें आमतौर पर नजर तो नहीं आता। अब जो हमने प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अगर आप इसे चाहें तो आप वहां से भी उठा के कर सकते हैं। जो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वाला पैराग्राफ है प्लाज्मा का, उसमें जो आपको पैराग्राफ दिया प्लाज्मा जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये बुक की ही लाइंस है ये वाली। प्लाज्मा इज नॉट जनरली सो सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज कंपोज ऑफ द पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। ये नॉट सो सीन जनरली, इनको हम जनरली देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे हम रोजाना की रूटीन में देखते हैं वैसे नहीं हम देख सकते। ये किसके बने होते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हमारे पास जलाने वाली ट्यूब्स होती हैं घर में, उनके अंदर, लाइटनिंग के अंदर, और वेल्डिंग पर्पसेज जो होते हैं हमारे पास, जो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं बैठ के, उनके अंदर जो लाइट निकलती है वो प्लाज्मा होता है सारा। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर आयनाइज्ड गैस होती है, ठीक है, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, फोटॉन्स। ये आपकी बुक की ही लाइंस, अगर आपने प्लाज्मा याद किया हो तो ये आप लिख सकते हैं। सिर्फ उस क्वेश्चन को उसने घुमाया किस तरह से है कि सन जो था वो किस स्टेट में पाया जाता है। तो सन हमारे पास प्लाज्मा के स्टेट में पाया जाता है। तो आगे प्लाज्मा ये बता दें आंसर में कि जो सन है, सूरज है, उसके अंदर कौन सी मैटर की स्टेट पाई जाती है, प्लाज्मा। बता दी, फिर आगे बताओ कि प्लाज्मा होता क्या है। किसी भी चीज अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना आपको कि वो किसके अंदर पाया जाता है, इसकी स्पेसिफिटी बताएं, तो आपने बताना है कि ये उसकी स्पेसिफिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है, ये इसकी स्पेसिफिटी है। अब प्लाज्मा क्या होता है वो उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि हम जिस चीज को हमने बताया है, एलैबोरेट किया है, वो है क्या दरअसल। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इतने टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की अहमियत क्या है। तो जैसे आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि ग्रेफीन क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल हमारे पास एक है, ठीक है, कंपाउंड। तो वो भी आप लिख सकते हैं। ग्रेफीन जो है हमारे पास सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम्स होते हैं, अरेंज होते हैं हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर,
ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो वही आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें कि भाई ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो उसका जो यूज़ है ना वही उसकी इंपॉर्टेंस है कि जहाँ पे वो यूज़ किया जाता है वही उसकी अहमियत है कि इसकी इस जो फील्ड है ना वहाँ पे उसकी अहमियत है। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि वो एक सिंगल लेयर्ड होता है, कार्बन एटम है, अरेंज किसमें होता है, एक हेक्सागोनल पैटर्न, इसका हेक्सागोनल शेप होती है। ठीक है, ग्राफीन है एज मैनी एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, यानी कि जहां जहां पे इसकी एप्लीकेशन है, जो इसका एप्लीकेशन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस के अंदर, जो उसकी एप्लीकेशन होगी या जो उसका यूज होगा वही उसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। ये चीजें जो होती है ना आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं कि जो उसकी अहमियत कहाँ पता चलती है, अहमियत उसकी वहीं पता चलेगी जहाँ पे वो यूज की जा रही है, जहाँ पे वो अप्लाई की जा रही है। तो उसकी जो एप्लीकेशन होती हैं, जो उसका यूज होता है वही उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो यूज कहाँ पे की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, सेंसर्स के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो सेंसर्स होते हैं उन दोनों के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी इनको यूज किया जाता है। बिकॉज ग्रेफीन हैज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज मतलब कुछ ऐसी खसूसियात होते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ है। सच एज क्या होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, टफ का मतलब होता है हार्ड, फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होता है, एंड लाइट मटेरियल बहुत हल्का मटेरियल होता है विद हाई रेजिस्टेंस, के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू, के जो हमारी कायनात है, वर्ल्ड है, दुनिया है, बिलोंग टू यानी कि इसके अंदर कौन सी ज्यादा चीजें हैं वो किस मैटर के अंदर पाई जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ मैटर नॉन एज सॉलिड्स। ये देखें शुरू वाली लाइन यहां से आप लिख लें, मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू, ये देखें सेम वही लाइन, मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू स्टेट ऑफ मैटर नॉन एज सॉलिड्स, यानी कि ज्यादातर चीजें वो किसमें, सॉलिड में पाई जाती हैं। अब आपने बता दिया कि सॉलिड में पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपने बताना है कि वो उसकी स्पेसिफिटी क्या है, फिर साथ ही उसने आपने उसकी स्पेसिफिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है। कि जैसे कि हमने बताया कि भाई ये किस में पाया जाता है, सॉलिड के स्टेट के अंदर। अब सॉलिड क्या है, सॉलिड एक फिक्स शेप का होता है और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और शेप का होती है, फिक्स होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली क्लोज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, जिससे जुड़े हुए होते हैं, इन ऑर्डर्ड फॉर्म, इनके अरेंज्ड फॉर्म में ये पाए जाते हैं।